वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस। केडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी साथियों का मैं सुनील एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले हमने 3 वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, आज की क्लास में हम भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भारत की कृषि, भारत की सिंचाई, भारत की मिट्टी से प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य जो है ये अग्रणी है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है, इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी पंजाब। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन ए है अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्त्रवण, यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ की जो शैल संरचना है उस शैल संरचना की यानी शैल संरचना का मतलब हुआ जो शैल की बनावट है वो ऐसी है कि उसमें जो जल है वो जल अल्प मात्रा में उसके अंदर इंटर कर पाता है, यानी अप्रवेश हो पाता है, यानी थोड़ी मात्रा में क्या होता है अप्रवेश का मतलब हुआ जो प्रवेशमान ना हो। लेकिन प्रवेशमान ना होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल ही अप्रवेश नहीं होता, थोड़ी मात्रा में ही वर्षा जल जो होता है वो सतह के अंदर प्रवेश कर पाता है। ऑप्शन बी में दिया गया प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सदा नीरा हैं। ऑप्शन सी ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। ऑप्शन डी है तरंगित, उच्चावच और कठोर शैल। देखिए, अगर किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में अगर तालाब से सिंचाई का प्रचलन होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ भूमिगत जो जल के स्रोत हैं वो अपर्याप्त होंगे, यानी पूरी मात्रा में नहीं होंगे। वहाँ की जो शैल संरचना होगी, यानी बारिश के दौरान वहाँ की शैल संरचना ऐसी होगी कि जो भी बारिश का पानी होगा वो धरती की सतह के अंदर बहुत कम मात्रा में इंटर कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी होगी कि ये लास्ट में भी दिया गया तरंगित, उच्चावच और कठोर शैल, यानी यहाँ की जो शैलें होंगी क्या होंगी? मजबूत होंगी, जो पानी को अंदर जाने से क्या करेंगी? रोकेगी। ये कोई कारण नहीं होगा कि ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में अगर ये वेगवती हो जाती हैं तो क्या होगा? इनके माध्यम से जो तालाब हैं उनमें क्या होगा? क्या तालाब से सिंचाई होनी बंद हो जाएगी? तो ये कोई कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं, ये कोई कारण नहीं है तालाब के प्रचलन का। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान, कनेरा के मैदान या दक्कन के पठार। तो हम लोगों ने मिट्टी वाली क्लास में देखा था कि जो दक्कन का पठार का क्षेत्र है वहाँ लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, इन सब मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ पाई जाती है। और अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई। और काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और उसकी स्वतः जुताई भी हो जाती है। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाएगी? तो सीधी सी बात है, क्या उत्तर होगा? दक्कन के पठार। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी सोन या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो देखिए, गंडक, सोन, कोसी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। और त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नेपाल हिमालय से होता है। और गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। तो त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आएगा? गंडक नदी से आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंडक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया मिदनापुर नहर कांग सावती नदी, यानी क्या कांग सावती नदी से मिदनापुर नहर निकाली गई है? जी हाँ, बिल्कुल सही दिया गया है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, तो तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है।
एक बात हो गई। और दूसरी चीज़ जो ये तवा प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बनाया गया है, यानी तवा नदी पर जो तवा प्रोजेक्ट के तहत बांध बनाया गया है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बनाया गया। और किस नदी पर बनाया गया? तो तवा नदी पर बनाया गया। तो तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, ये गलत हो जाएगा। बात करें मेंटूर डैम या मेंटूर बांध की तो ये कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी। और ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट में स्थित हैं ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ। बात करें अगर उकाई प्रोजेक्ट की, किसकी? उकाई प्रोजेक्ट की, तो उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी बिल्कुल सही है। और कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। तापी नदी कहाँ से निकलती है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि तापी नदी कहाँ से निकलती है। अगर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों से तापी नदी निकलती है तो किन पहाड़ियों से निकलती है और किन पहाड़ियों से निकलती है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपसे पठार पूछ लिया जाए तो आप जिले के नाम के आधार पर आप बताएंगे किस पठार से भी निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, मिदनापुर नहर कांग सावती नदी हो गया, तवा प्रोजेक्ट जो है तवा नदी हो गया। और पूछा जाए कहाँ, तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में हो गया। मेंटूर डैम कहाँ हो गया? कावेरी नदी में हो गया। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। उसके बाद में उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, और उकाई प्रोजेक्ट कहाँ? तो गुजरात में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। यानी आपको बताना है कि 1947 के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना गुना बढ़ा है। 2 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है या 5 गुना बढ़ा है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत सारी सुविधाएं की गई, जैसे सौर पंप, नलकूप, बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया, सरकार ने बहुत सारी परियोजनाओं के बाद माध्यम से, जैसे नहर जोड़ो, नदी जोड़ो परियोजनाएं चलाई गई, जिससे क्या हुआ, सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराई गई। तो आपको बताना है स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। तो सही उत्तर होगा 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित है। क्षेत्र तो स्वतंत्रता के बाद में कितना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है। तो वर्तमान समय में भारत में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित है? 650 लाख हेक्टेयर, 700 लाख हेक्टेयर, या 750 लाख हेक्टेयर, या 850 लाख हेक्टेयर। तो भारत में वर्तमान समय में 850 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या है? सिंचित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। अभी उसने सिंचित क्षेत्र पूछा तो 850 लाख हेक्टेयर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। 38%, 43%, या 51%, या 33%। तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 38% भाग जो है इसकी क्या होती है? सिंचाई होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान क्या क्या देना है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो कितने गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ा है। भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग कितना है? तो आप कहेंगे 850 लाख हेक्टेयर है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है, तो आप कहेंगे 38% भाग में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो नलकूपों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, लेकिन नलकूपों के साथ में अगर कुओं को भी अगर जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा? नलकूपों और कुओं से सर्वाधिक संख्या में सिंचाई कहाँ होती है? तो फिर गुजरात हो जाएगा। ओनली अगर नलकूप पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, या फिर ऑप्शन डी रावी। तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जो जल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सतलज नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सतलज नदी भारत के जिस राज्य से इंटर करती है भारत में, उस राज्य में किस दर्रे के सहारे से भारत में ये प्रवेश करती है वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अभी आप क्या ध्यान देंगे कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान सतलज नदी
से तो जल इसको मिलता है, लेकिन किस स्थान से ये इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर निकाली गई, तो हरके बैराज नामक स्थान से निकाली गई है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ, एक बात और, हरके बैराज जो नामक स्थान ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है, वहाँ उच्चावच और शैल के कठोर होने के कारण जो वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तालाबों द्वारा होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार यानी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ क्या होती है? तालाबों द्वारा सिंचाई तो होती है, लेकिन किस राज्य में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो ध्यान दीजिएगा, इन राज्यों में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो तालाबों द्वारा होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ध्यान दें, और अगर मेरी बात को मन से सुनते हुए चलेंगे तो जो आगे वाले क्वेश्चन हो रहे हैं उनको हम पीछे भी रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप मन से सुनेंगे तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आप अब उत्तर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, हम ये उत्तर बताने वाले नहीं हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 का जवाब आप कमेंट में करेंगे। 14 कह रहा है कि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि अगर नलकूपों की बात होगी, नलकूप सर्वाधिक कहाँ हैं या नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर कुओं और नलकूपों दोनों को जोड़ दिया जाए, फिर पूछा जाए कि अग्रणी राज्य कौन सा है, तो क्या होगा? गुजरात होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? यानी भारत की जो सिंचाई क्षमता है उसका 47.78% भाग जो है वो कहाँ से पूरा होता है? मध्यम परियोजनाओं से, बृहद परियोजनाओं से, या लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, या लघु परियोजनाओं से। तो भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% जो भाग है ये लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन बी सरहिंद नहर, ऑप्शन सी यमुना नहर, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। इससे पहले अभी आपने देखा था सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर हरके बैराज नामक स्थान से निकाली गई थी, और जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत में सबसे लंबी नहर है। भारत में सबसे लंबी नहर है और भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर। वहीं अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर। और भारत में अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? सतलज नदी से। किस स्थान से? तो हरके बैराज नामक स्थान से। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? क्या बताना है आपको? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए गंडक से, ऑप्शन बी सोन से, ऑप्शन सी गंगा से, या फिर ऑप्शन डी कोसी से। आपको बताना है कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से? गंडक नदी से निकलती है। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि जो गंडक नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से निकलती है। और गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। और सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो आपका उत्तर होगा गंडक से। वहीं अगर आप ध्यान दें कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, तो भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वो कुएं और नलकूप हैं। क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या होगा? कुएं और नलकूप होगा। तो भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित आज की क्लास में इतने प्रश्न ये विगत वर्षों में पूछे गए थे, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।